Hello students, welcome to the YouTube channel of Science Zone. My name is Suman Pandey and this is the 8th video of chapter Electrochemistry. In previous video, we completed the concept of electrical conductance where we already discussed the terms like conductance, conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity. Now, in this video, we will discuss the effect of concentration on the values of conductance, conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity. Along with that, we will discuss the effect of dilution on the conductivity of strong and weak electrolytes. We will also discuss about the conductivity at zero concentration, that is limiting molar conductivity. And at last, we will study the concept of Kohlrausch's law and its application. Along with that, we will solve few numerical problems related to the topic. But before that, please subscribe the channel so that you can get notification whenever our new video is uploaded, and also like the video. It will help the channel to grow. So let's start the video from our first topic, that is change in conductivity of electrolytes with concentration. The change in conductivity of the solution with change in concentration. So अगर हम किसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स अगर हम उसका डाइल्यूशन करते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है. एंड अलॉन्ग विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन उस इलेक्ट्रोलाइट की चार प्रॉपर्टीज, दैट इज कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी चेंज आता है. तो इस वीडियो में हम इन चारों चेंजेस को स्टडी करेंगे. बट बिफोर दैट आपको इन चारों टर्म्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. अगर आपको इन टर्म्स में किसी तरह का डाउट है तो आप आई बटन को क्लिक करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 7th वीडियो को देख सकते हैं. देन आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आएगा. सो फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, दैट इज डाइल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा. एंड अलॉन्ग विद दैट कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के वैल्यूज में भी आपको चेंजेस दिखेंगे. सो हम वन बाय वन टर्म्स को स्टडी करेंगे. सो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी को. Change in conductance and conductivity of solution with change in concentration. That means अगर आप किसी भी solution का volume increase करते हैं, that means solution का concentration decrease हो जाता है. And this process is known as dilution. So अगर आप dilution करेंगे तो solution का concentration decrease होगा. और dilution के साथ साथ conductance एंड कंडक्टिविटी में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो पहले हम लोग कंडक्टेंस को डिस्कस करते हैं और यहाँ पे हम लोग दो केसेस को स्टडी करेंगे. फर्स्ट होगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकेंड होगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है ऑन इन 11th. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इनका 100% आयनाइजेशन हो जाता है इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. और इनकी अगर अल्फा की बात करें, दैट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इसकी वैल्यू 1 होती है. जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इनका 3 to 4% आयनाइजेशन होता है, जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट आयनाइजेशन या इनकम्प्लीट डिसोसिएशन. इनका जो अल्फा है इट इज ऑलवेज लेस देन 1. सो यहाँ पे हम लोग डाइल्यूशन का इफेक्ट स्टडी करेंगे फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से स्टार्ट करते हैं. सो अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अगर आप इसका डाइल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा. तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसका ऑलरेडी 100% आयनाइजेशन हो चुका है. इसका क्या मीनिंग है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं. सपोज एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास NaCl, इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया. और सपोज हमारे पास 100 NaCl के मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हमने वाटर में ऐड किया, यानी हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं. तो इसमें से कंप्लीट आयनाइजेशन के बाद 100 Na+ रिलीज होंगे एंड साथ में 100 Cl- रिलीज होंगे. यानी हम कह सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअली 100 कैटायंस प्रेजेंट होंगे एंड 100 एनायंस प्रेजेंट होंगे. और यही आयंस है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस. नाउ अगर ऐसे केस में अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ आयंस सेम रहने वाले हैं, 100 कैटायन और 100 एनायन. दैट इज 200 आयंस अभी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस.
लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम बढ़ चुका है। लेकिन इसमें एक फैक्टर और है जो कि है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, यानी आपके कैटायन और एनायन के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ गया तो स्पेस बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अब ये आयंस ज़्यादा ईजिली मूव कर पाएंगे, इनको ज़्यादा स्पेस मिलेगी, ये ज़्यादा ईजिली चार्ज को कैरी कर पाएंगे। सो बिकॉज ऑफ विच हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आयंस ही है रिस्पॉन्सिबल कंडक्टेंस के लिए। अगर आप आयंस ईजिली मूव कर पा रहे हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द केस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे भी कंसंट्रेशन डिक्रीज करके देखते हैं। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जिनका आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट आयनाइजेशन। यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि 3 to 4% ही आयनाइज होता है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं एसिटिक एसिड के, दैट इज CH3COOH। अगर हम इसको वाटर में ऐड करते हैं यानी इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये आयनाइज हो जाएंगे। और अगर हम लोग कंसिडर करें कि ये सिर्फ 3% आयनाइज हो रहा है तो हम लोग ऐसा सपोज कर सकते हैं कि 3 आयंस निकलेंगे CH3COO- के एंड साथ में निकलेंगे 3H+ के आयन। ये दोनों ही प्रेजेंट हैं वाटर में, दैट इज सॉल्यूशन एक्वस है। नाउ ये आयंस ही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कंडक्टेंस, यानी टोटल अगर हम देखने जाएं तो कैटायन हमारे 3 हैं, एनायन हमारे 3 हैं, तो टोटल 6 आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं जो कि हमारे सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। नाउ अगर हम इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अब वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है उसका आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में स्टडी किया है। दैट मीन्स हमारा जो अल्फा है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच हम लोग बोल सकते हैं अब और ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस रिलीज होने लगेंगे। सपोज पहले 3 आयंस थे, अब वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे 5 आयंस आ गए, यानी 5 कैटायंस आ गए। नाउ यहाँ पे 5 एनायंस आ गए, यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस। अब क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम, ड्यू टू द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ड्यू टू द डाइल्यूशन, सो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुआ, तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है इसका कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। सो फाइनली हमने ये फाइंड आउट किया कि कंडक्टेंस की अगर हम बात करें दैट इज जी, ये इंक्रीज हो रहा है फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट दोनों के रीजन डिफरेंट है। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो यहाँ पे कंडक्टेंस के इंक्रीज होने का रीजन है डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, दैट इज कैटायन एंड एनायन। और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो यहाँ कंडक्टेंस इंक्रीज होने का रीजन है इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, दैट इज नंबर ऑफ cations and anions. Now our next factor is conductivity. Conductivity means kappa. So according to this formula, conductance that is G equals to conductivity that is K into A by L. Now according to this formula हमें ऐसा लगता है कि अगर हम concentration decrease करते हैं, that means अगर हम volume increase करते हैं यानी on dilution, conductance हमारा इंक्रीज हो रहा था। और अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखने जाएं तो कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होनी चाहिए, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये आपको खास ध्यान रखना है। सो ये जो कापा है ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट के पर यूनिट वॉल्यूम पे जितने आयंस प्रेजेंट हैं उस पे कापा की वैल्यू डिपेंड करती है। सो जैसा कि हमने देखा था, अगर हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं एट दैट टाइम
टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करता है। सो जब हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा स्टडी किया तब हमें यह पता चला कि एक्चुअली कापा की वैल्यू वॉल्यूम के साथ डिक्रीज हो रही है, दैट इज कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या रहेगा? सो फाइनली हम कह सकते हैं फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं यानी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन, सो ऐसे केस में हमारा कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की तो ये डिक्रीज होगा। और कंडक्टिविटी का जो फैक्टर एक्चुअली वो हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चला। सो दिस इज आवर टू फैक्टर्स, दैट इज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, जिसको हमने स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस के लिए स्टडी किया ऑन डाइल्यूशन। Now our next two terms are change in molar conductivity and equivalent conductivity with change in concentration. So दोनों टर्म्स को समझने के लिए हमें फॉर्मूला का पता होना जरूरी है। So molar conductivity is expressed as lambda m, equivalent conductivity को हम एक्सप्रेस करते हैं lambda eq से। molar conductivity का फॉर्मूला होता है it is equal to kappa k into 1000 upon molarity, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा EQ इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ना अगर हम दोनों केसेस की बात करें तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा यानी मोलारिटी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ इन केस ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो आपकी कंसेंट्रेशन वैल्यू दैट इज नॉर्मेलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो अगर हम बात करें molar conductivity is inversely proportional to molarity. Here also equivalent conductivity is inversely proportional to normality. So in both the cases अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे यानी डाइल्यूशन के साथ साथ मोलारिटी जो है डिक्रीज होगी और हमारी मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे यानी डाइल्यूशन करेंगे तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज होगी एंड वी कैन से दैट हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है ये इंक्रीज होगी। तो दिस इज अवर चेंज इन मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। सो हमारा फाइनल कंक्लूजन ये है कि फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम बात करने जाएं तो हमारे जो चार टर्म्स हैं उनमें से फर्स्ट टर्म कंडक्टेंस, सेकेंड टर्म मोलार कंडक्टिविटी एंड थर्ड टर्म दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये तीनों टर्म्स अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है दैट मीन्स कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो ये तीनों टर्म्स इंक्रीज होते हैं। वाइल अगर हम बात करें कंडक्टिविटी कापा की तो ये अकेला ऐसा टर्म है जो डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलार कंडक्टिविटी एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। बट अब यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड में स्टडी करेंगे कि दोनों के केसेस में कैसे कंडक्टिविटी में वेरिएशन आता है। तो सपोज हम लोग इसमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को स्टडी करते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन के साथ साथ मोलार कंडक्टिविटी में कैसे चेंज होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने KCl को कंसिडर किया है और यहाँ पे ग्राफ के अंदर हम लोगों ने y एक्सिस के अंदर मोलार कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा m को कंसिडर किया है और x एक्सिस पे हम लोगों ने अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दैट इज C को कंसिडर किया है, क्योंकि हमारी जो कंडक्टिविटी है दैट इज मोलार कंडक्टिविटी, सो कॉन्सेंट्रेशन विल बी इन मोलारिटी दैट इज अंडर रूट मोलारिटी। नाउ इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोज इस पॉइंट पे अगर हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना चालू करते हैं यानी वॉल्यूम इंक्रीज करना चालू करते हैं तो इनिशियली हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है इस पॉइंट पे, यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी इस पॉइंट तक शो कर रही है। लेकिन अगर हम लोग इस सॉल्यूशन के अंदर
वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। आपको ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 100% आयनाइज होता है, इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ आयंस है वो हमेशा सेम रहेंगे। जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन साथ में उन आयंस के बीच में, दैट इज कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो ये इजिली मूव कर पाएंगे, तो ग्रेजुअली कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लगेगी। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया, यानी हम ग्राफ में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आए, तो हमारी मोलार कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज हो गई। सिमिलरली अगर हमने और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया तो मोलार कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज हो गई। तो हमने यहाँ पे 3 रीडिंग्स को स्टडी किया। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन और हमें एक स्लोप मिल जाएगी, और हम देख सकते हैं कि स्लोप की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। नाउ यहाँ पे अगर हम लोगों ने इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया, दैट मीन्स हमने ग्राफ को आगे इंक्रीज किया, तो ये ग्राफ वाई एक्सिस पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। नाउ अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस इंटरसेक्शन पे अगर हम देखने जाए तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन का हो जाएगा 0, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वहां पे 0 कॉन्सेंट्रेशन है आयंस का, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इस टर्म को हम लोग एक स्पेशल नेम से एक्सप्रेस करते हैं। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। हम इसे लैम्डा नॉट एम या फिर लैम्डा इंफिनिटी एम से भी एक्सप्रेस करते हैं। इसे हम लोग बोल सकते हैं मोलार कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, या मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, या फिर हम इसको बुला सकते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, दैट इज आवर मैक्सिमम कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी की। नाउ इस पॉइंट पे अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो हमें लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी मिल गई, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेप्ट C। यहां पे अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो स्लोप की वैल्यू कितनी है, A, जो कि नेगेटिव है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं -A। और यहाँ y एक्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है इट इज लैम्डा एम। x एक्सेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वैल्यू इट इज √C। सो इन सारे टर्म्स को लेके हम लोग स्लोप की इक्वेशन अगर हम कंसीडर करें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन इज y = mx + c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप। अब y क्या है, y एक्सेस पे लैम्डा एम प्रेजेंट है, तो हम लैम्डा एम लिख सकते हैं। देन स्लोप की वैल्यू कितनी है, a, और नेगेटिव वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं इट इज -a। x एक्सेस पे जो हमारा कंसंट्रेशन है इट इज √C, और जो इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारी आई है फाइनली इट इज लैम्डा नॉट एम या फिर लैम्डा इंफिनिटी एम। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई, दैट इज लैम्डा एम = -a √C + लैम्डा नॉट एम। और इस इक्वेशन को हम लोग एक स्पेशल नेम से बुलाते हैं, इसे बोलते हैं डिबे-हक्कल-ऑनसेगर इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग मोलार कंडक्टिविटी या फिर कंसंट्रेशन या फिर लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है दैट इज नेगेटिव साइन ऑफ A, ये एक्चुअली कांस्टेंट है। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो आप यूज कर रहे हैं, या फिर द नेचर ऑफ सॉल्वेंट और द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये होगी हमारी मोलार कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि डाइल्यूशन के साथ वेरी कर रहा था लीनियरली, जो कि हमने ग्राफ में स्टडी किया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन। तो जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में KCl को कंसीडर किया था, वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। और सेम ग्राफ में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम लोग एसिटिक एसिड को वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस के लिए स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग पिंक कलर से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग y एक्सिस में लैम्डा एम यानी मोलार कंडक्टिविटी को कंसीडर कर रहे हैं, x एक्सिस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन जो कि मोलारिटी है दैट इज √C हम कंसीडर कर रहे हैं। नाउ हम ग्राफ के नेचर को स्टडी करते हैं। सपोज जहां से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है
एट दैट पॉइंट हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है ये C1 है, और इस कॉन्सेंट्रेशन पे हमारे जो मोलार कंडक्टिविटी है दिस इज लैम्डा m1। ना हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। ना हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज ओनली 3 to 4% ऑफ आयनाइजेशन, यानी जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दैट इज अल्फा वो भी इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच टोटल नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज होंगे सॉल्यूशन में, यानी मोर आयंस विल रिलीज इन द सॉल्यूशन। नाउ दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो जैसे हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगा, लेकिन क्योंकि मोर नंबर ऑफ आयंस रिलीज हुए हैं एंड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, तो हमारी मोलार कंडक्टिविटी ग्रेजुअली थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। सपोज इट इज लैम्डा m2। नाउ फर्दर अगर हम डाइल्यूशन करें यानी कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज करें तो मोलार कंडक्टिविटी और बढ़ गई, दैट इज लैम्डा m3 एट कॉन्सेंट्रेशन C3, यानी डिक्रीज हो रहा है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ ग्रेजुअली जो हमारी मोलार कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जा रही है, और सडनली देयर इज अ स्टीप राइज इन मोलार कंडक्टिविटी विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन। और ये जो राइज है, इस राइज के कारण हमारा जो ग्राफ है वो y एक्सेस पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हो रहा था। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर वी कैन से दैट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वी कैन नॉट कैलकुलेट limiting molar conductivity or molar conductivity at infinite dilution or molar conductivity at zero concentration on this graph, क्योंकि ग्राफ में y एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर हम जो डीबे हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन है उसको भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स फॉर दी वीक इलेक्ट्रोलाइट लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को ग्राफिकल या फिर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। फॉर दैट we have to use another law that is called Raysh's law of independent migration, जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। So this is the case of weak electrolyte जहां पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा था विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है उसके इंक्रीज होने का जो रीजन था दैट इज नंबर ऑफ आयंस, बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी देयर इज अ स्टीप राइज इन मोलार कंडक्टिविटी। नाउ फाइनली वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोलाइट्स which ionize less in their aqueous solution, that means which gives less number of ions in their solution, are actually weak electrolytes। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड हो सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन साइनाइड एक्सेट्रा। नाउ इन इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें देयर इज अ चेंज इन कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट्स विद डाइल्यूशन which was studied by scientist Oswald, और we also found that in case of weak electrolyte conductivity increases more with dilution, यानी अगर हम कंपेयर करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ तो वी फाउंड दैट कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है विद डाइल्यूशन, एंड दिस लॉ वाज स्टडीड बाय ओसवाल्ड, सो इट इज आल्सो नोन एज ओसवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। यहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को भी स्टडी कर सकते हैं, दैट इज अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू molar conductivity of the solution at given concentration, that is lambda m molar conductivity divided by molar conductivity at infinite dilution, जिसको हम लोग बोलते हैं lambda naught m, या फिर हम लोग लिख सकते हैं lambda infinity m, which is conductivity at zero concentration, या फिर limiting molar conductivity, या फिर हम बोल सकते हैं जिसे molar conductivity at infinite dilution। This ratio that is lambda m upon lambda naught m is alpha for weak electrolytes। Secondly, हम लोग weak electrolyte के लिए dissociation constant that is k alpha की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, which is equal to c alpha square upon 1 minus alpha। Now ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ चुका है जो कि इक्विलिब्रियम में था, जहां पे k alpha is actually dissociation constant of weak electrolyte, C is the concentration of the solution जो कि आप यहाँ पे मोलारिटी में एक्सप्रेस करने वाले हैं, एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसकी वैल्यू हमेशा आपको मिलेगी लेस देन 1। नाउ इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग
एक दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। हमने अगर फर्स्ट फॉर्मूला जो है दैट इज अल्फा की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो हमें फाइनल फॉर्मूला मिलेगा के अल्फा इक्वल्स टू सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट एम ब्रैकेट में लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा एम। तो ये आपके पास 3 फॉर्मूले हैं जिसके हेल्प से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा नॉट एम को डायरेक्टली ग्राफिकली या मैथमेटिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट लॉ स्टडी करने वाले दैट इज कोलरैशस लॉ। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोलरैशस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन यूज बोथ ग्राफिकल मेथड एज वेल एज मैथमेटिकल मेथड टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। जैसा कि हमने देखा था कि ग्राफिकल मेथड में जब हम लोग ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन होता है एंड एट दैट पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन वाज सपोज टू बी 0 दैट इज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस को स्टडी कर रहे थे एट दैट टाइम हमने देखा कि जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और देयर इज अ स्टीप राइज जो कि कर्वेचर नेचर शो करता है ग्राफ का एंड ये वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन नहीं करता है। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी बाय ग्राफिकल मेथड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑल्सो वी कैन नॉट यूज दैट डीबे-हकल-अनसेगर इक्वेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ सॉल्यूशन दैट इज कोलरैशस लॉ। कोलरैशस लॉ के और भी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए कोलरैशस लॉ के यूज को स्टडी करने वाले हैं। सो व्हाट इज कोलरैशस लॉ? कोलरैशस लॉ एक बहुत सिंपल सा लॉ है विच स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज एक्चुअली इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस दैट मीन्स बोथ कैटायन एंड एनायन। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ कैटायंस एंड टोटल नंबर ऑफ एनायंस, उनकी इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटीज को आपको ऐड करना है। ना इसको स्टडी करने के लिए कोलरैशस ने कुछ एग्जांपल्स कंसीडर किए थे तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कोलरैशस उन्होंने पहले कुछ एग्जाम्पल कंसीडर किए थे जिसमें उन्होंने कैटायंस को कॉमन रखा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने KCl में से NaCl को सब्ट्रैक्ट किया, सेकेंड केस में KBr में से NaBr को सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड केस में Ki में से Na को सब्ट्रैक्ट किया और सबका जो आंसर है दैट इज कॉमन, इट इज 23.4। अब यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट केस में अगर हम कैटायन की बात करें तो पोटेशियम में से सोडियम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सेकंड केस में भी पोटेशियम में से सोडियम सब्ट्रैक्ट हो रहा है और थर्ड केस में भी जो कैटायन है पोटेशियम में से सोडियम सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यानी सभी केसेस में पोटेशियम माइनस सोडियम ये कॉमन है, लेकिन एनायंस डिफरेंट है। फर्स्ट केस में आप Cl माइनस आयंस को कंसिडर कर रहे हैं, सेकंड केस में आप Br माइनस आयन को कंसिडर कर रहे हैं एंड थर्ड केस में आप I माइनस दैट इज आयोडीन आयन को कंसिडर कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी वो एक्चुअली एनायंस पे डिपेंड कर रही है क्योंकि सभी केसेस में पोटेशियम माइनस सोडियम कॉमन है। नाउ सेकेंड केस की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग NaBr में से NaCl को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर KBr में से KCl को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों का आंसर कॉमन है, इट इज 1.8। अब यहाँ देख सकते हैं जो कैटायन है दैट इज Na प्लस Na+, दोनों में कैटायन कॉमन है, लेकिन आप Br में से Cl माइनस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में भी देख सकते हैं आप Br में से Cl माइनस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जबकि कैटायन डिफरेंट है दैट इज पोटेशियम। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी है वो एक्चुअली कैटायंस पे डिपेंड कर रही है जो कि फर्स्ट केस पे एनायंस पे डिपेंड कर रही थी। क्योंकि फर्स्ट केस में कैटायंस कॉमन थे, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एनायंस कॉमन है। सो ऑन दिस बेसिस हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें इंडिविजुअल आयन के लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को कंसिडर करना पड़ेगा। नाउ इसके लिए कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं। जैसे सपोज हमें NaCl के लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है तो हम जानते हैं कि जब NaCl डिसोसिएट होगा तो इसमें से दो आयंस निकलेंगे Na+ एज वेल एज Cl-। तो अगर हमारे पास लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू है किसकी, Na+ की, तो अगर हम इसको ऐड कर दें
लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ Cl माइनस, तो हमें NaCl की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी मिल जाएगी। सेम केस अगर हम बात करें KCl की, सो अगर हमें लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है फॉर KCl, तो KCl डिसोसिएट होगा तो इसमें से 2 आयंस निकलेंगे, दैट इज K प्लस अलॉन्ग विथ Cl माइनस। सो फॉर दैट हमें चाहिए लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ पोटेशियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ क्लोराइड आयन। तो हमें टोटल करके पोटेशियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे दोनों ही केसेस में हमने देखा कि कैटायन और एनायन दोनों इक्वल है, दैट इज 1 आयन फॉर बोथ। लेकिन आयंस अगर बढ़ जाए तो उसके लिए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज हमें चाहिए मैग्नीशियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा तो उसमें से निकलेगा एक मैग्नीशियम आयन दैट इज Mg+2, लेकिन क्लोराइड आयन 2 निकलेंगे दैट इज 2Cl-। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में हमको सबसे पहले मैग्नीशियम आयन है उसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को कंसिडर करना पड़ेगा जो कि सिंगल है, लेकिन जब हम बात करेंगे क्लोराइड आयन की तो यहाँ पे हमें 2 इंटू लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन को कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज इस बार हमारे क्लोराइड आयन जो है वो 2 हैं। तो जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो आप लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी के साथ उतने नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और एग्जांपल हम स्टडी करते हैं। सपोज हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3 और इसकी हमें लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा इट विल रिलीज एल्यूमिनियम+3 अलॉन्ग विथ 3Cl-। अब यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम 1 है, दैट मीन्स लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन जो कि सिंगल कैटायन है प्लस 3 इंटू लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Cl- आयन जो कि 3 एनायंस है। सो बाय दिस हेल्प आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक सभी की मोलार कंडक्टिविटी जो है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन दैट इज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोलरैशस लॉ। नाउ कोलरैशस लॉ के एक और एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज एसिटिक एसिड विच इज CH3COOH इसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सम गिवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि CH3COONA है, HCl है और NaCl है। तो यहाँ पे हम लोग कोलरैशस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो कोलरैशस लॉ को अप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए? CH3COOH, जिसके लिए आप CH3COONA के अंदर HCl को ऐड करेंगे और इसमें से NaCl को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसका लॉजिक क्या होगा देखिए, अगर आपका CH3COONA डिसोसिएट होगा तो उसमें से 2 आयंस निकलेंगे दैट इज CH3COO- एंड Na+। सिमिलरली अगर आपका HCl डिसोसिएट होगा उसमें से 2 आयन निकलेंगे दैट इज H+ एज वेल एज Cl-। एंड थर्ड केस जब आपका NaCl डिसोसिएट होगा तो 2 आयंस निकलेंगे दैट इज Na+ एंड Cl-। नाउ अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास जो है CH3COO- आयन, Na+ आयन प्लस H+ आयन प्लस Cl- आयन, और जब माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो वी विल गेट -Na+ एंड -Cl-। अब यहाँ पे जो आयंस हम लोग कट कर सकते हैं उन्हें कट कर देते हैं, जैसे कि Na+ से -Na+ चला जाएगा, सिमिलरली ये +Cl- से -Cl- चला जाएगा, तो हमारे पास 2 आयंस ओनली बचे जो कि है हमारा CH3COO- एज वेल एज H+, यानी टोटल करेंगे तो हमें CH3COOH का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी मिल जाएगा। अब इनकी वैल्यू क्या होगी? इनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे सपोज हमारे पास इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है और इसकी वैल्यू z है। तो अगर हमें लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी चाहिए दैट इज CH3COOH की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सोडियम एसिटेट यानी x, उसमें किसको ऐड करना है? HCl को, यानी उसमें ऐड करेंगे y को, और जो भी टोटल आंसर आएगा उसमें से हम लोग NaCl दैट इज Z को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें फाइनल आंसर किसका मिल जाएगा? एसिटिक एसिड का। अब इसका लॉजिक क्या है? तो एक्चुअली ये लॉजिक आपको खुद समझना है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास 3 नंबर हैं दैट इज 3, 4 और 6, और अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे आंसर 7 चाहिए तो आप क्या करेंगे? तो आप खुद सोचेंगे कि किस में किसको ऐड करना है या किसको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं,
आप 6 के अंदर 4 को ऐड कर दीजिए, जो कि हो जाएगा 10, और इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको 7 मिल जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड केस के अंदर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे आंसर चाहिए 5, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इस बार आप 6 के अंदर 3 को ऐड कर दीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा 9, और इसमें से आप 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपको मिलेगा 5। दैट मीन्स कौन से नंबर को किसके साथ ऐड करना है या कौन से नंबर को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, ये लॉजिक आपको खुद सोचना है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट में क्या चाहिए। यहाँ पे भी सेम आपको प्रोडक्ट में जो आयंस चाहिए होंगे उसको आपको ध्यान में रख के आपके बाकी आयंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ये लॉजिक आप खुद सीखेंगे। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यू विल इजिली फाइंड आउट कि आपको कौन से आयंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ लेट्स डिस्कस limiting molar conductivity of some ions in their aqueous solution at 298 Kelvin temperature। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ आयन, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है इट इज वाटर एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन, तो ये दोनों चीजें हमने फिक्स कर दी हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट कैटायंस और डिफरेंट एनायंस के लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये जो वैल्यूज हैं ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगी, हमें ये वैल्यू याद नहीं करनी है, लेकिन हम लोग इन वैल्यूज की हेल्प से इनके नेचर को समझ सकते हैं। जैसा कि हम लोग कैटायन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 कैटायंस हैं, दैट इज हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। अब अगर हम वैल्यूज की बात करें तो हम देख सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है इट इज ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज 349.6 बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट कैटायन। अब जिसकी साइज छोटी होगी इसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा चार्ज कैरी कर पाएगी, ज्यादा रैपिडली मूव करेगी। अब एनायंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है, क्लोराइड आयन है, एसीटेट आयन है, ब्रोमाइड आयन है एंड सल्फेट आयन है। अब यहाँ देख सकते हैं जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है दैट इज एसीटेट आयन, जिसकी वैल्यू है 40.9, क्योंकि ये सबसे बल्की आयन है, सबसे बल्की या नेगेटिव एनायन है, यानी इसकी मोबिलिटी सबसे कम होगी, ये ज्यादा इजिली चार्ज को कैरी नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो वो क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, हमें 349.6 को 40.9 में ऐड कर देना है, तो हमें एसिटिक एसिड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हमें मैग्नीशियम सल्फेट की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये भी बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, मैग्नीशियम दैट इज 106 एंड सल्फेट दैट इज 160, इन दोनों को ऐड करना है, हमें मैग्नीशियम सल्फेट की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हमें कैल्शियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैल्शियम की जो कि हमारे पास कितनी है दैट इज 119, इसको ऐड करना है क्लोराइड के साथ, लेकिन इस बार क्लोराइड कितने हैं 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 इंटू लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन जो कि है 76.3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 119 प्लस 2 इंटू 76.3। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एक और चीज पॉसिबल है, आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। सपोज हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन एंड सेकंड आपके पास है HCl का एक्वस सॉल्यूशन। अगर आपके पास वैल्यू नहीं है और मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन में से किसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, अब वैसे देखने जाएं दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी दोनों का अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो 100% आयनाइजेशन होगा। अब ऐसे केस में आप देख सकते हैं दोनों के अंदर क्लोराइड आयन कॉमन है, यानी क्लोराइड आयन दोनों के अंदर सेम कंडक्टिविटी शो करेगा। लेकिन बात करते हैं कैटायंस की। अब कैटायन में यहाँ पे Na+ है और यहाँ पे H+ है, और हमने देखा कि H+ जो है कैटायन में सबसे हाईएस्ट लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी शो कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो फाइनली इससे हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं बिना वैल्यू के कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी HCl की NaCl से ज्यादा होगी। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से आप लोग लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को कंपेयर भी कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ कोलरैशस लॉ।
जैसा कि आपको पता है कि कॉल्ड्रेशस लॉ को फर्स्ट हमने मेंशन किया था जब हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना था, जो कि ग्राफिकल मेथड से पॉसिबल नहीं था। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा यही है कि बाय द हेल्प ऑफ कॉल्ड्रेशस लॉ वी कैन डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो कैसे करते हैं आप जानते हैं कि हमें इंडिविजुअल आयंस के लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को ऐड करके टोटल इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी मिल जाती है। नाउ सेकंड यूज है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विच वाज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। थर्ड, अगर हमारे पास कोई स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसकी सॉल्युबिलिटी को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉल्ड्रेशस लॉ। यहाँ पे हमारी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी इक्वल्स टू K इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी है, और यहाँ पे जो मोलारिटी होगी इट इज इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। एंड एट लास्ट वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज K अल्फा विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। नाउ यहाँ पे हम लोग अल्फा की वैल्यू की जगह जब लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m यूज करेंगे तो हम लोग इसकी मदद से K अल्फा की वैल्यू यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक। सो फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 mole per liter, that means this is our molarity which is also known as concentration C of acetic acid is 4.95 into 10⁻⁻5 Siemens per centimeter. This is our conductivity yani kappa. If the limiting molar conductivity of acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square per mole, this is our limiting molar conductivity lambda not m. Then calculate the dissociation constant that is K alpha हमें कैलकुलेट करना है। नाउ K alpha का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इट इज K alpha इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे हमारे पास C है बट वी डोंट हैव अल्फा। अब अल्फा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इट वाज लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। अब यहाँ पे हमारे पास लैम्डा नॉट m है बट लैम्डा m नहीं है, तो लैम्डा m का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, इट इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन C। तो हमारे पास K और C दोनों अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट करेंगे लैम्डा m। तो लैम्डा m इक्वल्स टू क्या है, इट इज K इंटू 1000 अपॉन C। अब क्वेश्चन में K यानी कापा की वैल्यू गिवन है, इट इज 4.95 इंटू 10⁻⁵ देन इंटू 1000 डिवाइडेड बाय C। C यानी कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी, इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 48.15 Siemens centimeter square per mole. This is our molar conductivity lambda m. Okay, अगर हमें फर्स्ट थिंग मिल गई। Now we will calculate alpha. Now alpha equals to क्या है, it is lambda m upon lambda not m. That is the ratio of molar conductivity and limiting molar conductivity. अब हमारे पास मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू अवेलेबल है जो हमने कैलकुलेट कर ली है, और लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट 0.1233, दैट इज आवर अल्फा, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेस देन 1 होना चाहिए, तो इट इज लेस देन 1। नाउ फाइनली हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के अल्फा की वैल्यू ढूंढनी है। तो के अल्फा इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपने अभी भी कैलकुलेट की है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देन सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.001028 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। इन सारी वैल्यूज को अगर आप पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट फाइनली 1.78 into 10⁻⁵ mole per liter. This is the dissociation constant, that is K alpha, for this weak electrolyte which is acetic acid. Now example number 2. Now यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। दैट मीन्स वी हैव टू यूज कॉल्ड्रेशस लॉ। सो सबसे पहले हम लोग कॉल्ड्रेशस लॉ अप्लाई करते हैं कैल्शियम क्लोराइड के लिए। तो फॉर कैल्शियम क्लोराइड लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कैल्शियम प्लस 2 आयन प्लस 2Cl माइनस आयन। अब कैल्शियम प्लस 2 आयन की जो वैल्यू है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 119, तो हमने 119 पुट कर दिया, प्लस 2 इंटू Cl माइनस दैट इज इक्वल टू 76.3 हमने वैल्यू पुट कर दी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट
271.6 Siemens centimeter square per mole. This is the limiting molar conductivity value of calcium chloride. Now सेकेंड नंबर पे हमको कैलकुलेट करना है मैग्नीशियम सल्फेट. सो मैग्नीशियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम आयन है एज वेल एज सल्फेट आयन है. अब मैग्नीशियम आयन की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, इट इज 106 एंड सल्फेट आयन की 160. तो हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी एंड जब हम टोटल करेंगे वी विल गेट 266.0 Siemens centimeter square per mole. This is the value of limiting molar conductivity of magnesium sulfate. Now our last question is example number 3. The value of limiting molar conductivity of NaCl, HCl and CH3COONA, that is sodium acetate, are 126.4, 425.9 and 91 Siemens centimeter square per mole respectively. Then calculate the limiting molar conductivity of acetic acid. That means अभी हमें एक weak electrolyte that is CH3COOH की limiting molar conductivity lambda naught m को कैलकुलेट करना है और उसके लिए हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है दैट इज NaCl, HCl एंड CH3COONA. इन सब की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डू वन थिंग. हम HCl की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी के अंदर CH3COONA की वैल्यू ऐड करेंगे और उसमें से NaCl सब्ट्रैक्ट करेंगे. उससे क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि HCl में से दो आयन निकलेंगे H प्लस एंड Cl माइनस. CH3COONA से भी दो आयन निकलेंगे CH3COO माइनस एंड Na प्लस. और NaCl से जो आयन निकलेंगे वो होंगे Cl माइनस एंड Na प्लस. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि आयंस को अगर हम लोग कट करने जाएं तो यहाँ Cl माइनस जो है माइनस इसके साथ प्लस Cl माइनस चला जाएगा और हमारा जो प्लस Na प्लस है इससे माइनस Na प्लस चला जाएगा. तो फाइनली हमारे पास जो आयंस बचेंगे दैट इज H प्लस एंड CH3COO माइनस, जिसको ऐड करके हमें एक्चुअली CH3COOH मिलेगा. तो इनकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, तो HCl की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है इट इज 425.9, CH3COO Na की वैल्यू हमारे पास थी 91 और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया NaCl को जिसकी वैल्यू है 126.4. तो फाइनली वी विल गेट 390.5 Siemens centimeter square per mole. This is the value of limiting molar conductivity of this weak electrolyte which is CH3COOH, and we are using here Kohlrausch's law. So students, in today's video we covered the complete concept of change in conductivity, conductance, molar conductivity, equivalent conductivity of strong and weak electrolytes with concentration. We also discussed Kohlrausch's law and its application, and at last we also solved few numerical problems related to the topic. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. You can download the assignment related to today's topic from the link given in the description section. If you found this video useful, then like the video and share it with others also. So that's all for today. See you in the next video. Till then, keep learning, keep revising and keep practicing.